हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी डेटा क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की शुरुआत भी सुबह सुबह अच्छी तरीके से हो रही होगी। आज की जो यह क्लास है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम यहाँ पे एसएसटी के क्वेश्चंस को करेंगे। सामाजिक अध्ययन के 50 नंबर का यह पेपर होता है, ठीक है। 2 घंटे का टाइम इंटरवल रहता है। काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और जो बच्चे कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं या वैसे भी आप शुरू से पढ़ते आए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप ग्रेजुएशन भी बहुत सारे बच्चे इस स्ट्रीम से किए रहते हैं, तो बहुत दिक्कत की बात नहीं है। बेसिक क्वेश्चंस है, थोड़ा टेंशन के साथ देखेंगे तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। हम टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर पहली बार नया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और जाते जाते एक कमेंट जरूर करते हुए जाइएगा कि आपको कैसी लगी ये क्लास, ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं, मेरी इतनी मेहनत आपके लिए यूजफुल हुई या नहीं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये स्क्रीन पर है। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत बताने हैं। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन उस समय क्या होता था, कैसे होता था, उनके बारे में जो सोर्स थे जहाँ से आपको जानकारी मिली है, आप जान रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो ये सब सोर्स क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? पाक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री और प्री हिस्टोरिक टाइम्स। इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा था। ये प्रागैतिहासिक काल के बारे में एक बात ये कही गई है कि कोई लिखित विवरण नहीं था। उसमें लिखित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लिखने का ज्ञान नहीं हुआ होगा, जाहिर सी बात है, तो वो नहीं कर पाए। कोई लिपि वगैरह के बारे में नहीं उनको ज्ञान हुआ होगा, तो कैसे लिखते वो? इस काल में विषय में जो भी जानकारी मिली है वह प्रसारण के उपकरणों, जो उनके कंपोनेंट थे, वही पत्थर के। उपकरण का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट, ठीक है। जैसे पत्थर का बना हुआ सामान, मिट्टी के बर्तन बने हैं, खिलौने आदि से प्राप्त हुई है। प्रागैतिहासिक काल के बारे में कोई लिखित दस्तावेज नहीं मिला है। याद रखिएगा, आपको एग्जाम में सिर्फ यही याद रखना, प्रागैतिहासिक काल से मतलब क्या है कि कोई लिखित दस्तावेज नहीं मिला था, कोई लिखा हुआ प्रूफ नहीं था। और पत्थर के जो औजार बने हुए थे, मिट्टी के बर्तन थे, खिलौने वगैरह तो थे, यही सब चीज़ें जो सामान मिले थे, मोटे मोटे तौर पर सामान मिले थे, उन्हीं के बेस पर इनकी पहचान हुई थी। उन्हीं के बेस पे सोर्स मान के इनके बारे में बातें लिखी गई है, कही गई हैं, ठीक है। इतना प्रागैतिहासिक काल से आप उसके इतिहास से याद रखेंगे, उसके सोर्स से याद रखेंगे, आप अपने तरीके से कर ले जाएंगे, नो डाउट। अच्छा प्रश्न था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगरों का संक्षिप्त परिचय दी। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इसके 2 प्रमुख नगरों के बारे में आपको एक छोटा सा परिचय देना है। तो मैं आपको पहले वो नगर बता दूं, तो पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, एक मैंने और लिया है चनुरड़ो। अब इसमें 3-4 और हैं, वो कौन है वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। मैंने आपको 3 बता दिया, 2 ही पूछा है, ठीक। और शेष और भी है, वो आपको मुझे बताना होगा, ठीक है। ये आपका पहला आज का टास्क है। अब देखिए, मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ी सी बात है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। कहाँ का? पाकिस्तान का, हमारे पड़ोसी देश का, ठीक है। वहाँ के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है, प्लेस है। और सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे से प्रूफ है, सोर्स है, जो वहाँ से मिले हुए हैं, ठीक है। अब हड़प्पा के बारे में क्या है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की है, उत्खनन किया है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो 2 नगर आपने पूछा था, दोनों नगर ये हैं, उनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय। 1 नंबर का प्रश्न आपको बताना है। आप थोड़ा 1-2 लाइन और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित 2 देवताओं का नाम लिखिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में जो देवी देवता होते थे उनके आपको नाम लिखने। 2 नाम स्पेशली बोला, इसलिए मैंने 2 ही लिया है, वैसे हैं और, ठीक है। तो एक मातृ देवी थे, एक पशुपति नाथ थे। 2 ही नाम बहुत फेमस है। इनका फिगर भी बुक में दिया है, देख लीजिएगा आप सभी। वैसे फिगर तो नहीं आता है, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 4th क्वेश्चन ये रहा। सिंधु सभ्यता का जन्म किस नदी के तट पर हुआ है? सिंधु सभ्यता का जन्म किस नदी के तट पर हुआ है, किस नदी के किनारे हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर है, इसका विकास सिंधु नदी के तट पर हुआ है। किस नदी के? जैसा नाम है वही नदी का नाम भी है। इसका सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है वो सिंधु नदी, सिंध नदी के तट पर हुआ है, ठीक है, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आज की क्लास आप सब बिल्कुल भी कोई भी मिस मत करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिया हुआ है सामाजिक अध्ययन का। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 5th देखिए, हड़प्पा संस्कृति के आभूषण का नाम लिखिए। उस समय जो आभूषण वगैरह होते थे और ना, उनका नाम बताना है। तो क्या था? नुकीले फल थे, कर्णफूल थे, सिरबंद थे और हार। ये 4 नाम हैं, मिले हैं देखने को। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको और भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 6th क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा।
हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, या हड़प्पा सभ्यता की आप विशेषता का उल्लेख कीजिए, या हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप कुछ टिप्पणी करिए। आपको ऐसा प्रश्न 2 नंबर 1 नंबर में देखने को मिलेगा। आप बहुत अति लघुत्तरी और जो है लघुत्तरी में मत फंसिए, यही रहेगा बस। आपको उसमें 2 नंबर का रहेगा, आपको 2-4 लाइन ज़्यादा लिखनी होगी और कुछ नहीं है, ठीक है। आप अगर बहुविकल्पी से भी तैयार करेंगे ना तो बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। और एक बात और बताना चाहूँगी कि बहुविकल्पी पेपर जो 15 नंबर के इसमें आते हैं ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप अंदर जैसे आप अपने आप से कुछ बना के भी लिखाएंगे तो वो तो ठीक है, पॉइंट रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन आपका बहुविकल्पी नहीं गलत होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विशेषताओं के रूप में क्या है, नगर निगम। यहाँ पे पहला है नगर निर्माण। हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि नगर का निर्माण हो चुका था, नगर वगैरह पाए गए थे। अब इनमें क्या है, नगर योजना, भवन निर्माण, सार्वजनिक भवन, विशाल स्नानागार और अन्न भंडार की व्यवस्था थी। मतलब होता है ना कि सार्वजनिक जैसा शौचालय वगैरह होता है, वैसे वहाँ पे नहाने का एक ऐसा कुछ था कि पर्व वगैरह जब पड़ता तब जहाँ पे लोग, जैसे हम लोग कुंभ में नहाते हैं ना इलाहाबाद में, तो वैसे यहाँ पे जो है ये स्नानगार के लिए था। अन्न भंडार के लिए खाना स्टोर करने के, जैसे यहाँ पे कोल्ड स्टोर वगैरह रहता है रखने के लिए सब्जियां वगैरह, वैसे ऐसे यहाँ पे वो सिस्टम उस समय थे। उस समय ये सारी चीज़ें थी। तो नगर निर्माण उनकी एक विशेषता के अंतर्गत आता है। और देखते हैं क्या है इसमें, सामाजिक जीवन, सोशल जीवन था। सोशल लाइफ का जो जीवन आज चल रहा है, जो समाज इंपॉर्टेंट हो गया, ये चीज़ तब भी थी। भोजन, ठीक है, खाना, वस्त्र, आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधन के जो मनोरंजन वगैरह थे, ये सब भी अवेलेबल थे। आर्थिक जीवन क्या था, कृषि, पशुपालन वगैरह थे और कुटीर उद्योग थे, माप तौल ये सब हुआ करता था। कला का विकास भी, मूर्ति कला था, चित्रकला थी, ये सब था उस समय जो ये विकास था आर्थिक वाला। इसमें क्या था कि सामान के बदले सनाम, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा 7th क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। आपको बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। मैंने आज जो क्वेश्चंस लिया हुआ है वो बेसिक क्वेश्चंस लिया हुआ, एकदम बेसिक है हिस्ट्री से। और बात और कहना चाहूँगी, हिस्ट्री से है, फिर जैसे मैंने पूरा सिलेबस को कवर किया हुआ है कि सिलेबस, पूरे सिलेबस को मैंने कवर किया हुआ है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे कि हाँ ये है तो लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन अत्यंत विकसित अवस्था में था। उस समय बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट था, बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट हो चुका था और इकोनॉमिकली भी हो चुका था। पैसे वैसे की कोई खास वैसे प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। आर्थिक का मतलब क्या है कि उनको कोई खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं, तो जाहिर सी बात सब कुछ है उनके पास। आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार उनका कृषि था। वो फील्ड वगैरह में क्रॉप वगैरह कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, शिल्प और व्यापारिक थे, ठीक है। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ द्वारा प्रतिवर्ष लगाई जाने वाली जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी थी वो कृषि कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे थे तो वहाँ पे लोग खेती किया करते थे, पानी आसानी से मिल जाता था इन लोगों को। उस समय केमिकल वगैरह इतनी जानकारी तो थी ही नहीं, तो वो चीज़ें ज़्यादा हेल्पफुल थी और बहुत अच्छी फसल वगैरह हुआ करती थी। इस उपजाऊ मैदान में बहुत से रूप में गेहूँ और जौ की खेती मिली। ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा, 2 अनाज का नाम है, ये पूछ लेगा आपसे, ठीक है, गेहूँ और जौ, ठीक है, नो डाउट। आगे चलते हैं, ये रही विशेषता। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 8th यहाँ पर है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई है, किसने की, ये है। आपको प्रश्न आ जाएगा कभी आपसे किसने की या कब की, तो अलग अलग पूछ सकता है। मैंने एक ही में लिया है, 1921 में दयाराम साहनी ने। किसने, ये नाम याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। 1921 दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया है, खोज की है। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है, राखालदास बनर्जी ने। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है, दयाराम साहनी ने, ठीक है। दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल भी किसी की भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं आपको आज जो क्लास ले रही हूँ उसकी क्वेश्चंस बहुत अच्छे ली हूँ और अच्छे से समझा भी रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ मिले, इनके जो प्रूफ मिले हैं, साक्ष्य मिले, वो कहाँ कहाँ मिले हैं। तो रोपड़ में मिले हैं, रोपड़ एक स्थान है, स्थल है वहाँ पे। लोथल में मिले हैं, कलीबंगा में मिले, बनावली में, रंगपुर में आदि क्षेत्रों में इस सभ्यता के जो है वो अवशेष प्रूफ देखने को मिले। वहाँ पे कहीं पे अनाज मिल गया है तो कहीं पे मूर्ति वगैरह मिल गई, कहीं पे खिलौने मिल गए हैं तो कहीं पे बैलगाड़ी वगैरह मिल गई, कहीं पे कृषि का जो सिस्टम था, कृषि प्रणाली वो अच्छी है, कहीं पे नगर निगम नाली वगैरह प्रॉपर बनाई गई है, ये क्रय विक्रय का सिस्टम बढ़िया था। तो ये सारी चीज़ें, अच्छे अच्छे किले बनाए गए हैं, ये सारी चीज़ें जो है मिली हुई हैं अलग अलग स्थलों पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है,
महाजनपद काल के इतिहास की जानकारी के 2 साधन लिखिए। महाजनपद काल के इतिहास की जानकारी। महाजनपद काल जब चल रहा था उस समय जो हिस्ट्री थी उसके बारे में कैसे पता चला या कैसे आपने जाना, क्या तरीके थे? तो 2 तरीके हैं, एक बौद्ध साहित्य और एक जैन साहित्य। ये दोनों जो थे ये दोनों महाजनपद काल के समय के थे और इनके जो इन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में अपनी बातों में जहाँ उपदेश दिए हैं, गए हैं या कोई हेल्प भी ली है, तो ऐसे ऐसे करके चीज़ों को लिखा गया है, तो पढ़ने में आया है। ठीक है, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास अच्छी लगे, जिसको भी अच्छी लग रही है एक लाइक ज़रूर करते हुए जाइए। यह PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 11th क्वेश्चन ये रहा, किसी एक उपनिषद का नाम बताइए। उपनिषद बहुत सारे होते हैं, मैंने यहाँ पे मुंडको का नाम लिया, मुंडको उपनिषद। ठीक है, काफ़ी फेमस है, ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन बनता है मुंडको उपनिषद से भी। तो आप उपनिषद के नाम पे आप और भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। एक पूछा, कोई स्पेशल तो पूछा नहीं है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी नाम मिलेगा। फिर रहा, वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली कैसी थी। वैदिक काल के समय शिक्षा प्रणाली कैसी थी, ये भी एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से, उस समय गुरुकुल हुआ करते थे, बच्चे जो है वहाँ पे जाया करते थे, रहते थे, भिक्षा अच्छा मांगते थे, खाना पीना उनका बनता था, तमाम चीज़ें जो थी। वैदिक काल के बारे में सेकंड सेमेस्टर में ज़्यादा दिया है, इसमें 1-2 क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, वेद से है इसलिए। ठीक है, बात क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट के थ्रू पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कन्फ्यूशियस का जन्म किस देश में हुआ था। कन्फ्यूशियस का जन्म किस देश में हुआ था? तो राइट आंसर है चीन में। किस में हुआ था? चीन में हुआ था। कन्फ्यूशियस का जन्म कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, कन्फ्यूशियस कौन था? ठीक, एक क्वेश्चन से देखिए एक टॉपिक कितने क्वेश्चंस को ले आता है। कन्फ्यूशियस कौन था? तो ये क्या था? एक चीनी दार्शनिक था। कौन था? चीनी दार्शनिक था। कन्फ्यूशियस एक सुधारक थे, धर्म प्रचारक नहीं थे। वो किसी धर्म का कोई प्रचार नहीं करते थे, जैसे और सारे लोग हैं जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में होता है ना कि उन्होंने प्रचार किया, काफ़ी लोगों का नाम भी बहुत आया हुआ है। लेकिन ये सुधारक थे, ये सुधार करवाते थे, गलत पे साथ नहीं देते थे। वो तमाम चीज़ें इनकी रही हैं, बट कोई धर्म का ये प्रचार नहीं करते, लेकिन सुधार करवाते करवाते बाद में इनका भी नाम प्रचारक के अंतर्गत डाल दिया गया था। तो ये कौन थे? ये एक चीनी दार्शनिक थे। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे। 15 क्वेश्चन यहाँ पर है कि मिस्र की सभ्यता किस घाटी में विकसित हुई थी। तो राइट आंसर है मिस्र की सभ्यता का विकास भी वहाँ की प्रमुख नदी नील की तलहटी में हुआ था। नील नदी जो है उसकी तलहटी में हुआ था, इसी कारण से इसे नील नदी घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मिस्र की सभ्यता को हम नील नदी की सभ्यता या नील नदी के वरदान के नाम से भी जानते हैं। मिस्र की सभ्यता, नील नदी, मिस्र की सभ्यता, नील नदी, नील नदी से कौन सी सभ्यता जुड़ी है? तो मिस्र की सभ्यता जुड़ी। आपको ऐसे प्रश्न मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन के कई तरीके बता दिए कि कैसे आपसे अराइज होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या है ये देखते हैं। 16वां प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। महावीर स्वामी जो थे उनकी माता का नाम क्या था? तो मुझे उम्मीद है कि सबका राइट आंसर मुझे मिलेगा। ठीक है, वैसे अगर जिसको भी ना भी पता हो मैं बता देती हूँ, फिर भी उनका नाम त्रिशला था। क्या था? त्रिशला था। ठीक है, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। मैंने एक क्वेश्चन तो बता दिया, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। आपका ये दूसरा टास्क आज के दिन का है। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले पूछा था आगे, और दूसरा ये है कि उनके पिता का क्या नाम था, फादर का क्या नाम था। 18th क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, निर्वाण का मतलब क्या है? एक शब्द है निर्वाण। ठीक है, आपको इसका मतलब बताना है। तो राइट आंसर है मुक्ति, मतलब मोक्ष पाना, मतलब छुट्टी पा जाना, एक प्रकार से होता है ना कि मौत हो जाना। ठीक है, मृत्यु हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो स्वामी जी थे उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, महावीर का जन्म स्थान कहाँ है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये सब आपको पता होना चाहिए, तो हम लोग बहुत शुरू से पढ़ते आए, कुछ नया नहीं है। तो वैशाली बिहार प्रांत के वैशाली ज़िले में एक स्थित गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली ज़िले में। वैशाली बिहार के प्रांत में वैशाली ज़िला है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। जन्म स्थल उनका वैशाली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, बिहार के एक प्रांत में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? ये तो हम लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी, उसमें पढ़ा है, मुझे भी याद है। तो बताइएगा इनका बचपन का नाम क्या था। ठीक है, फटाफट कमेंट करते हुए सभी लोग बताइए कि उनका नाम क्या था, फिर मैं आपको बताऊंगी महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था।
आप सभी को इसका राइट आंसर मैं बता दूं, फिर भी आप पढ़े हैं शुरू से। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? बताइए, सभी को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तीर्थंकर कौन थे? बहुत ही फेमस नाम है, बताइए कौन थे। कमेंट करते हुए सभी लोग बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। ये चीज़ आंसर के रूप में आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको पता होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे? कितने लोग टोटल थे जैन धर्म में? तो आप सभी को मैं बता दूं 24 थे। इनकी संख्या कितनी थी? 24 थी। उनकी पहचान अलग अलग चिन्हों द्वारा होती थी। ये जो 24 लोग थे, इनका सबका अलग अलग टाइम पीरियड था और इनको जो चिन्ह थे वो अलग अलग थे। किसी का सांप था, किसी का बैल था, किसी का भैंस था, ऐसा किसी का कुछ, किसी का कुछ। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 24वां प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जो 23वें नंबर पे जैन धर्म के तीर्थंकर थे वो कौन थे? तो आप सभी को बता दूं राइट आंसर है भगवान पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। 23वें नंबर पे कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 25वां क्वेश्चन ये रहा। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? कहाँ पे? भारत में। 25वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? कौन थे इनके संस्थापक? वो भी भारत में। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। किसको? ऋषभदेव को माना जाता है, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे। किसके पिता थे? भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भी थे और ये ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के संस्थापक कहाँ थे? हमारे भारत में थे। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, 2 क्वेश्चन आपको मिला है। कौन थे? तो ऋषभदेव। ये क्या थे? पहले थे। पहले नंबर पे इनका नाम सबसे पहले आता है। क्वेश्चन बनता है बहुत सारे अदर एग्जाम्स में भी। नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म के तीर्थंकरों का नाम लिखिए। 24 हैं। आप 24 मत लिखिएगा, मैं आपको बता रही हूँ, आप 5 लिखिएगा। ठीक है, 5 लिखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए 27वां प्रश्न क्या है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बहुत बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न। ये एग्जामिनर जब आते हैं तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो 3 क्या है? त्रिरत्न से 3 समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ 3 है। कौन सी है? सम्यक दर्शन यानी कि सही दर्शन, सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, सम्यक चरित्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, 3 हो गए ना। सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के रूप में इनको जैन धर्म के त्रिरत्न के रूप में मान्यता प्राप्त है। काफ़ी बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 28वां प्रश्न, जैन धर्म के 5 महाव्रत का नाम लिखिए। मैंने आज आपको जैन धर्म से इतने क्वेश्चंस ले लिए हैं कि जैन धर्म से हमें कुछ लगता ही नहीं कि कुछ आपका बचेगा। ठीक है, इसीलिए कहती हूँ कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट में पढ़िए, इतना उसको कवर कर लीजिए कि इस टॉपिक से आएगा तो मैं 100% कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक, अब यहाँ पे जैन धर्म से क्या है देखते हैं। 5 महाव्रत पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस को मैंने आज चूज़ किया हुआ है। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए 5 व्रत है। कैसे? कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। क्या है? अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब देखिए इसमें क्या है, ये जीवन के लिए अनिवार्य है। अहिंसा से क्या है? हिंसा न करना। अहिंसा का मतलब आप जान रहे हैं ना, किसी को नहीं मारना, हिंसा नहीं करना। सत्य से यहाँ पे क्या है? झूठ ना बोलना, अर्थात सदैव सत्य बोलना, हमेशा सत्यता की तरफ आगे बढ़ना। असत्य से चोरी ना करना, कहीं चोरी वगैरह नहीं करना। ब्रह्मचर्य जो है अपनी इंद्रियों पर एकदम कंट्रोल रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। अपरिग्रह, धन का संग्रह न करें। कोई मतलब ये नहीं सोचना कि मुझे खजाना भिक्षा मान के आप जो है एकदम बड़ा बड़ा जो है खजाना तैयार कर लो या बड़ी भिक्षा ले लो लोगों से। अपरिग्रह का मतलब ये है। ठीक है, नो डाउट। आगे चलते हैं। मैंने 5 महाव्रत आपको बढ़िया क्लियर बता दिया, अच्छे से बता दिया। आप 1 नंबर में आराम से लिखिए, पूरा नंबर आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 29वां प्रश्न आप सभी के सामने है। जैन धर्म के 2 संप्रदायों का नाम बताइए। 2 संप्रदाय बहुत ही फेमस, बहुत ज़्यादा ही फेमस हुए हैं, बहुत ज़्यादा ही अपनी विशेषताओं को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चित रहे हैं। कोई निगेटिव में भी गया है, कोई पॉजिटिव में भी गया है। ठीक है, ये सभी बातें फैली हुई हैं। तो 2 हैं, कौन कौन? दिगंबर और श्वेतांबर। कौन है? दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 30वां प्रश्न ये रहा। गौतम बुद्ध का निर्माण कहाँ प्राप्त? गौतम बुद्ध को निर्माण कहाँ प्राप्त हो? यहाँ पर निर्माण नहीं, निर्वाण होगा, जो मैंने आपको निर्वाण शब्द पहले बताया था। तो राइट आंसर इसका यहाँ पे गौतम बुद्ध को 80 साल की उम्र में, जब वो 80 साल के थे, तो देवरिया जिले के कुशीनगर में उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। कहाँ पे? देवरिया जिले के
कुशीनगर में, देवरिया जिले में कुशीनगर है, वहाँ पे उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था। ठीक है, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको आएंगे। गौतम बुद्ध की 2 प्रमुख शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। गौतम बुद्ध की 2 प्रमुख शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए, उनके बारे में बताइए कि उन्होंने शिक्षा के प्रति क्या बात कही थी। तो उन्होंने कहा है प्राणी मात्र की हिंसा से विरत रहना, मतलब दूर रहना। आप किसी को मारो नहीं, किसी की हत्या ना करो। चोरी करने या जो दिया नहीं गया है उसको लेने में विरत रहना। चोरी कर लो या कोई चीज़ नहीं मिल रही तो आप झूठ करके कुछ भी कर लो, तो ये सारी चीज़ें गलत है। चोरी की हुई चीज़ कभी नहीं मिलती। कभी किसी की विद्या वगैरह भी नहीं चुरानी चाहिए। आप चुरा ही नहीं सकते हो, सीख सकते हो, बात की बात है, लेकिन किसी की आप विद्या नहीं चुरा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। ठीक है, तो ये शिक्षा उन्होंने दी थी। अब और भी दी है, लैंगिक दुराचार और व्यभिचार नहीं करना चाहिए। ये सब असत्य नहीं बोलना चाहिए। हमेशा हमेशा जो है हर समय आप झूठ बोलते रहो, बहुत फेंकते रहो। मादक पदार्थों का सेवन वगैरह नहीं करना चाहिए। ये सारी शिक्षाएं उन्होंने दी थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य क्या है। बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य क्या है। क्या है? दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग। क्या है? पहला दुख, दूसरा समुदाय, तीसरा निरोध, चौथा मार्ग। ये बुद्ध जो थे उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे। याद रखिएगा, प्रश्न आया हुआ है, आने की चांसेस है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। 32वां प्रश्न आप सभी के सामने यह रहा। पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए। पुरातात्विक स्रोत जिससे आपको जानकारी मिली है, जो आप एक रिसोर्स के रूप में यूज़ कर रहे हैं कि हाँ तब ऐसा हुआ करता, क्या आप गए थे क्या, नहीं, आपको पता चला ना। तो वहाँ पे क्या है, अभिलेख है। अभिलेख क्या होता है? जिसमें लिखित चीज़ें रहती हैं। आज भी रिकॉर्ड्स, मतलब ठीक है। भूमि अनुदान पत्र है। दूसरा मुद्राएं हैं, जो पैसे वगैरह रहते हैं, सिक्के वगैरह। मूर्ति कला, जो मूर्ति वगैरह बनाई गई थी वो सब देवी देवता के, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, खिलौने वगैरह ये सब। चित्रकला भी है, चित्र वगैरह बनती है दीवालों पे, गुफाओं पे, रास्ते में, ये सब। इन सब का स्रोत, ये सब क्या है, एक स्रोत है। इन सब से जानकारी मिली हुई है। अब देखिए, अब बारी है आपके क्वेश्चंस के आंसर की। महाभारत के लेखक कौन है? सबका आंसर मुझे चाहिए। मैंने एक्सरसाइज करवाई थी तभी क्वेश्चंस लिया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, रामायण के लेखक कौन है? महाभारत, रामायण, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको आज यहाँ पे देखिए, आपको 33 और 34 दोनों प्रश्न के आपको आंसर देने हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है। 35वां है, फैहान ने भारत के बारे में क्या लिखा है। फैहान ने भारत के बारे में क्या जानकारी दी है अपनी किताबों में? जो अपनी किताब उसने लिखी थी, उसने भारत की आर्थिक, उसने भारत की धार्मिक, उसने भारत की राजनीतिक, उसने भारत की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है कि क्या इंडिया में होता था, कैसे जब वो आया था तो कैसी स्थिति, उसने सारी बातें अपनी किताबों में लिखी हुई है। जो ये दूसरे देश के लोग हमारी बातों को जान रहे हैं, कैसे जान रहे हैं? हमारे किताबों की, हमारे यहाँ आके रह के और जाके अपनी किताबों में लिख के आए हैं। उसके बाद हमारा जो ये इंडिया बदनाम है चीज़ों को लेकर, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को इधर उधर फालतू की बातें, अच्छाई भी हैं बुराई भी है, इन्होंने सारी बात क्लियर लिखी है। उनको लिखने से मतलब था अपनी बुक फेमस करने से, और कुछ मतलब नहीं था। ठीक है, बात आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों का वर्णन यहाँ पे है। तत्कालीन समाज में शाकाहार का प्रचलन था। जो ये शाकाहारी चीज़ें चलती थी, वहाँ पर जनता जो थी लहसुन और प्याज का सेवन नहीं किया करती थी, और अस्पृश्यता का विद्यमान थी कि ये छुआछूत वगैरह जो, ऐसा कुछ भी नहीं था उस समय। परंतु आम जनता का जीवन सादा और अहिंसक था। लेकिन जो उनका जीवन लाइफ थी, जो उनकी लाइफ साइकिल थी, वो बहुत सादी ही थी। ठीक है, एकदम नॉर्मल सी थी, कोई खास ऐसा कुछ था नहीं उस समय भी। तो ये सारी चीज़ें फैयान ने अपनी किताब में लिखी है। आपसे आएगा, कई लोगों के बारे में पूछ सकता है, बहुत सारे लोग आए थे तो आप ऐसी बातें देख सकते हैं। सबने सेम है, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, यही सब बारे में बताया था। जो जिसने देखा उसने ऐसे लिख दिया। ठीक, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं। हेनसेंग कौन था? वह किसके शासनकाल में भारत आया था? हेनसेंग कौन था? वो किसके शासनकाल में हमारे इंडिया में आया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। द राइट आंसर आप सभी के सामने ये है कि एक चीनी प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भारत में। किसके? हर्षवर्धन के काल में आया था, और वह भारत में 15 साल तक रहा था। 15 साल तक रहा था, सोच सकते हैं आप। उसने अपनी पुस्तक सी यूकी में अपनी यात्रा और तत्कालीन भारत का जो आया था, उसकी यात्राओं में क्या क्या देखा वो सब, और जो तत्कालीन भारत की स्थिति थी, जैसी भी थी, अच्छी में बुरी में, जो भी कुछ था, सब उसने अपनी किताब में लिखा था। तो आया किसके था? हर्षवर्धन के। तो प्रश्न आप सभी के सामने है, दूसरा चीनी यात्री कौन था जो इंडिया में आया था? सोचिए, कोई काम नहीं था, हमारे इंडिया में आना था सबको। का राइट आंसर है फैहान। वो चीनी यात्री कौन था? दूसरा फैहान था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। पहला कौन सा? हेनसेंग, दूसरा फैहान। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट।
आग की खोज किस काल में हुई है? आग यानी कि फायर की खोज तो पूरा प्रसारण काल के पत्थरों को रगड़ने से आग की उत्पत्ति हुई है। वो औजार बना रहे थे ना, औजार को शेप दे रहे थे, देते देते अचानक उस पर चिंगारी बनी और ऐसे ही उन्होंने आग की खोज कर ली। तो कब? पूरा प्रसारण काल में। ठीक है, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं, आदि मानव का पहला आविष्कार क्या था? पहली खोज उन्होंने क्या की थी? तो पत्थर रगड़कर आग पैदा करना आदि मानव का पहला आविष्कार माना गया था। दूसरा उन्होंने पहिया बनाया था, दूसरा उन्होंने पहिए का आविष्कार किया था, पहला आग का किया था। पता होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे 40वां प्रश्न आप सभी के सामने ये है, कांसा कौन सी धातुओं से मिलकर बना होता है? जो कांसा होता है वो कौन सी धातुओं से मिलकर बना है? ठीक है, ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा ज़्यादातर। ठीक है, तांबा और जस्ता से मिलकर, कांसे को हम तांबा और जस्ता से मिलाकर उस समय बनाया गया था। ठीक है, क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है। आगे चलते ही नेक्स्ट देखते हैं, तारा किसे कहते हैं? तारा किसे कहते हैं? तो तारा वह विशालकाय खगोलीय पिंड होता है, एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती है जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती है, जिसमें खुद में लाइट होती है, खुद में क्या होता है? प्रकाश होता है, खुद में एनर्जी होती है, खुद में ऊर्जा होती है। वो क्या है? सूर्य सबसे अच्छा एग्जाम्पल। सूर्य में क्या है? खुद का प्रकाश है, खुद की ऊर्जा है, खुद की एनर्जी है ना। तो क्या है? सूर्य भी तो एक तारा है, आप कुछ और नहीं कह सकते सूर्य को, सूर्य भी एक तारा है। आगे चलते ही नेक्स्ट देखते हैं, परिभ्रमण का अर्थ लिखिए। परिभ्रमण का अर्थ लिखिए। एक सिंपल सा आपसे पूछ रहा है, परिभ्रमण का अर्थ क्या है? चारों ओर घूमना, ऑलराउंडर, ऑल राउंड होके घूमना। ठीक है, रोटेशन, ऑल राउंड होके घूमना। विज्ञान में यानी कि साइंस में किसी एक वस्तु या किसी दूसरी वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर घूमना या चक्कर लगाना। आप कोई सेंटर पे कोई चीज़ मान लो, फिर आप उसके चारों ओर गोल 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 चक्कर लगाओ, तो ये क्या है? ये परिभ्रमण है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपनी धुरी पे चक्कर लगाते रहते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि चारों ओर घूमना, किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु को केंद्र मानकर, सेंटर मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाना। आगे चलते ही नेक्स्ट देखते हैं, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में इक्वेटर लाइन बोलते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? ये आपके सामने इसका आंसर है। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर, अर्थ के सरफेस पर उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल एवं दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल में समान दूरी, सेम डिस्टेंस पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। कैसी लाइन है? ये एक इमेजिनरी लाइन है। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। ये नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूँगी, देखिए ये कुछ ऐसे शेप में रहता है। और ये पूरी एक यहाँ पे ये भूमध्य रेखा होती है जो जीरो इक्वेटर कहते हैं ना, 0 डिग्री। ये आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर है, ये आपका साउथर्न हेमिस्फीयर है। यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे आपका साउथ पोल होता है। कर्क रेखा भी आपके नॉर्थ पोल में होती है, मकर रेखा आपके साउथ पोल में होती है। ठीक है, और ये आपकी ऐसे ऐसे पूरा डिवाइड का ऐसा लाइन बनाया जाता है ना, आपने देखा है ना। ये आपकी ये काल्पनिक रेखा मोटी वाली पूरी भूमध्य रेखा वाली ये रहती है, और ये शेप इस शेप में बना रहता है। सारी चीज़ें यहाँ पर डिवाइड रहती हैं। ये यहाँ पे आपका पूरा ये पश्चिम, ऐसे पूरा रोटेशन का काम होता है। सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ डिवाइड किया गया। ठंडी पड़ेगी, कितनी डिग्री में घूमेगा, क्या है, एक्सेट्रा। इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इससे कई क्वेश्चन राइज होते हैं। मैं अभी और करवाऊंगी, दिक्कत नहीं है कोई। जो था वो मैंने बताया। फिर यहाँ पे 44वां क्वेश्चन कह रहा, भूमध्य रेखा कितने डिग्री पर होती है? तो राइट आंसर है 0 डिग्री अक्षांश रेखा माना जाता है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा माना जाता है। नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आप सभी को कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। 45वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मानचित्र में नदी और कुएं को दर्शाने के लिए चिन्ह बताइए। ये चिन्ह क्या होते हैं? नदी को बताने के लिए और कुएं को जैसे चिन्ह से पता चल जाए, तो मैंने एक पूरा डायग्राम ले लिया है। देखिए, रेलवे लाइन अगर बतानी है, बड़ी लाइन है तो ये बनेगा ऐसे ऐसे। मीटर लाइन है तो इस फॉर्म में। रेलवे स्टेशन लगभग इस तरह। आपको नदी पहले पूछा, नदी देखी, ये नदी है। ठीक है, ये आपको देखिए ये नदी है। और आपसे कुआं पूछा था तो ये ब्लैक होल जैसा है, ये कुआं है। 2 पूछा है आपसे। तालाब देख लीजिए, ये तालाब है। नहर पूछता है। ठीक है, नहर पूछा गया 2016 में शायद पूछा गया, ध्यान रखिएगा, नहर का पूछा गया। पुल का देख लीजिए, पुल का कैसे बनाया गया है। सड़क वगैरह देखिए, पक्की ऐसे है, कच्ची ऐसे है। ठीक है, और भी आप ध्यान से इसमें देख सकते हैं। पेड़ है, पेड़ देखिए कैसे बना है, घास है। ये बस्ती का बनाया गया है। कब्रिस्तान देखिए इनका ये है। पोस्ट ऑफिस का पीओ है। फिर पोस्ट एवं टेलीग्राफ का पीटीओ है। पुलिस स्टेशन का पीएस है। मंदिर को देखिए, गिरजाघर देखिए, मस्जिद देखिए, छतरी देखिए, क्या क्या चीज़ें हैं। ये सीमा वगैरह बताई गई, अंतर्राष्ट्रीय की, ये है राज्य की, ये जिला की है। तो ये आपको डायग्राम आपकी बुक में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
46 क्वेश्चन आपके सामने है। नगर निगम के अध्यक्ष का पद नाम क्या होता है? तो राइट आंसर है महापौर। कौन होते हैं? महापौर होते हैं। उनका नाम क्या होता है? महापौर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। फिर 47वां स्क्रीन पर है। प्रसारण काल कितने प्रकार के हैं, मतलब कितने इनके प्रकार हैं? तो राइट आंसर है 3 है। पूरा प्रसारण काल होता है, मध्य प्रसारण काल होता है, नौ प्रसारण काल होता है। प्रसारण काल से कैसा प्रश्न आएगा ये आप जानिए। आपको औजार पूछ लेगा कि कैसे औजार थे, तीनों में कैसे रहन सहन था, तीनों में क्या चीज़ें आपको नहीं मिली थी, तीनों में क्या क्या आविष्कार हुआ था, तो ये चीज़ें आपको पूछ लेगा। ठीक है, स्टोन वगैरह बनाने को नहीं आएगा फिलहाल। नेक्स्ट ये देखिए क्या है। ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में किस देवता का वर्णन है? ऋग्वेद सबसे विख्यात, सबसे प्रसिद्ध और पहला वेद जो है, सबसे पहले यही बनाया गया था। तो इसमें किन मंत्रों का जो है, किन इसमें क्या अधिकांश मंत्रों में किस देवता का ज़्यादातर वर्णन किया गया है? तो अग्नि देव जो है हमारे, वो मित्र हैं, कोई देव वो इंद्र है, वरुण है, इन आदि देवताओं का वर्णन ज़्यादातर किया गया है जो उसमें मंत्रों का उपयोग किया गया है। ठीक है, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं। 9 क्वेश्चन है। महावीर स्वामी को निर्माण नहीं निर्वाण होगा कहाँ प्राप्त हुआ था? तो पवित्र तीर्थस्थल बिहार के नालंदा स्थित पावापुरी, जहाँ से जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को 527 ईस्वी पूर्व कार्तिक अमावस्या के उस काल में उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो इसका एक आंसर पावापुरी आगे हमने पढ़ा था, यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में दे दिया गया है। आपको अगर 2 नंबर में पूछेगा तो आप ये लिख सकते हैं, 1 नंबर में आप सीधे लिख देंगे महावीर स्वामी को पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन 2 बार लिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे है 50वां क्वेश्चन आज का कि 16 महाजनपदों में से कोई 4 बताइए जो प्रमुख थे। कौन 4 जो बहुत विशाल फेमस थे? तो यहाँ है काशी है, मगध है, गांधार है, कौशल है, कंबोज है। मैंने 5 ले दिया है, 4 आपसे पूछा था, काशी, मगध, गांधार, कौशल और कंबोज। ठीक है, नाम मैंने आपको बता दी। ये 16 महाजनपद के नाम भी कभी कभी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा कौन सी नदी को 2 बार काटती है, कि ये पूछेगा। कितने राज्यों से गुजरती है वो पूछेगा। टाइम पीरियड पूछेगा। और ये है ना कि बाहर के टाइम से ग्रीनविच टाइम जो है इंटरनेशनल, वो वाला टाइम आपसे पूछ लेगा। ये सब ध्यान रखिएगा। ठंडी कब होती वो ध्यान रखिएगा। मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, मैं आपको बता दे रही हूँ फिलहाल के लिए, ध्यान रखिएगा। खुद से आप पढ़ाई भी करते रहिए, मैं आपको करवा दूंगी। मकर रेखा, कर्क रेखा के बारे में पूछ लेगा। 21 जून को और 22 दिसंबर को क्या होता है? कौन से देश में जो है गर्मी में क्रिसमस डे मनाया जाता है? ये सारा प्रश्न आपकी बुक में है, ऐसे ही प्रश्न आपसे आएंगे। ठीक है, बात आगे देखते हैं नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास यहीं तक। आज की इस क्लास में हमने टोटल 50 क्वेश्चंस को किया है, सामाजिक अध्ययन के 50 क्वेश्चंस को किया है और टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया है। टाइम को यूटिलाइज करते हुए मैंने 50 क्वेश्चन आपका सुबह ही क्लियर करवा दिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, ये क्लास आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल रही, इंटरेस्टिंग रही है, तो जाते जाते एक कमेंट जरूर करते हुए जाइएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको उसको क्लियर आंसर का बता दूंगी। हम शाम को 6 बजे फिर एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा।